Good morning, dear students. As we are going through the chapter The French Revolution. In the previous videos, we have discussed about the French Revolution, about the directory rule, and the changes that came in France after the Revolution. Today, we will discuss about the other important event of the French Revolution is the slavery system. So let's start. Slavery system running in France from the 14th and 15th century. From 14th and 15th century, the slavery system was running. The France was involved in this slave trade. It is the triangular slave trade. Triangular slave trade. Africa. Before starting this, you should know that what is the slave trade. Slave trade means a system, ये गुलाम व्यापार जिसको कहा जाता है. इस सिस्टम में क्या किया जाता था कि जो पुअर कंट्रीज होती थी, अफ्रीकन कंट्रीज होती थी, वहाँ से ह्यूमन बींग्स को जो ट्रेडर्स होते थे वहाँ से खरीद के लेके आते थे और उनको गुलाम के रूप में अमेरिकन कॉलोनीज कंट्रीज में एज ए लेबर के रूप में उनको सेल कर दिया जाता था. मतलब ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को खरीदने और बेचने का जो व्यापार होता था वो कहलाता था स्लेव ट्रेड. अमेरिकन कॉलोनीज में there was a huge demand of labor, especially in the plantation sector. In plantation farming, the farming of tea, coffee, tobacco, in these farming areas, there was a huge demand of labor, and the owners of tea and coffee and plantation owners, they wanted a labor who permanently lived in their farms and continue work for them. सो इनको ऐसे लेबर्स की जरूरत होती थी जो कंटिन्यू इनके यहाँ रहें, परमानेंट, और उनका सारा वर्क करते रहे. अब इसमें फ्रांस इन्वॉल्व था. द बिग बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स ऑफ फ्रांस, दे बॉट द स्लेव फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट. अफ्रीकन कंट्रीज के कोस्ट से, वहाँ से लोग जो है गुलामों को खरीद के लेके आते थे. एंड थ्रू द सी रूट, इनको जहाज़ों में पैक करके, भर करके जो है एक लंबी जर्नी के बाद फ्रांस के 2 पोर्ट थे, बोराडेक्स एंड Nantes and Bordeaux. इन दोनों पोर्ट के थ्रू इन गुलाम्स को, इन स्लेव्स को लाया जाता था एंड देन सप्लाई टू द अमेरिकन कॉलोनीज. सो द स्लेव ट्रेड वाज कंटिन्यू इन्वॉल्व एंड रनिंग थ्रू द फ्रांस. एंड in starting, the slave trade was continue running. The empire, the monarch empire, give the full support to slave traders, because in the slave trade the rich traders made a lot of money, made a huge amount of money. तो उससे पहले क्या था, जो एम्पायर था वहाँ का, उन्होंने स्लेव ट्रेड को लेकर के कोई अपोज नहीं किया, क्योंकि जो बिग बिजनेसमैन थे वो इन्वॉल्व थे इन स्लेव ट्रेड में. बाद में when the रॉबेस्पियर गवर्नमेंट केम in 1793 में जब गवर्नमेंट आई रॉबेस्पियर की, सो ही स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज दिस स्लेव ट्रेड. इट इज नोन एज द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन डिजाइन was the abolition of slavery in French colonies, because the big businessmen were involved in this trade. So इससे पहले, जैकोबिन से पहले, किसी भी एम्पायर ने इस स्लेव ट्रेड को बंद करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया था, क्योंकि वो बिग बिजनेसमैन को गुस्सा नहीं करना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे अनसेटिस्फाई रहे. बट द जैकोबिन गवर्नमेंट फाइनली इन 1794 ये लॉ वाज पास्ड टू फ्री ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच कॉलोनीज. रॉबेस्पियर ने जो भी रूल पास करके जो भी गुलाम थे, जो भी स्लेव उनकी कॉलोनीज में कैद थे, उनको रिलीज करने का, उनको फ्री करने का ऑर्डर दे दिया. और इस प्रकार से ये स्लेवरी सिस्टम कुछ समय के लिए फ्रांस में स्टॉप हो गया. बट इट वाज नॉट कंटिन्यू. आफ्टर सम टाइम व्हेन अगेन द रॉबेस्पियर केम इन द पावर, नेपोलियन केम इन द पावर. जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद डायरेक्टरी रूल आई, और डायरेक्टरी रूल के बाद जब नेपोलियन यहाँ का रूलर बना, तो उसने दोबारा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया. इन 1804 अगेन द नेपोलियन इंट्रोड्यूस द स्लेवरी ट्रेड. तो अगर हम बात करें कि ये स्लेव सिस्टम फाइनली कब खत्म हुआ, तो इसके लिए
काफ़ी लंबा समय लेना पड़ा। फाइनली द स्लेवरी सिस्टम वाज टोटली एबोलाइज इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। 1848 में जा करके पूरी तरह से स्लेवरी सिस्टम एंड हुआ। पहले रन कर रहा था, रॉसबेरी गवर्नमेंट ने स्टॉप किया, फिर नेपोलियन आया, उसने फिर इंट्रोड्यूस कर दिया और फाइनली 1848 में जा करके जो है स्लेवरी सिस्टम एंड हुआ। अब अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट थिंग कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर क्या हुआ इन फ्रांस एंड आल्सो द ऑल ओवर वर्ल्ड। पहले हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में जो इसका इफेक्ट हुआ, जो गवर्नमेंट वहाँ पे थी मोनार्की, वो कन्वर्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में। लेटर इट वाज कन्वर्टेड इनटू द रिपब्लिक। इस तरह से जो वहाँ पर गवर्नमेंट सिस्टम जो पिछले कई पीढ़ियों से 14 और 15 सेंचुरी से रन होकर के आ रहा था, वो चेंज हुआ। सेकेंड थिंग, पावर वाज डिवाइडेड, पावर डिवीजन हुआ। पहले क्या था, सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ किंग, बट नाउ द पावर इज डिवाइडेड इनटू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरह से पावर डिवीजन किया गया। नेक्स्ट इफेक्ट, नाउ सम फंडामेंटल राइट्स वी आर गिवन, राइट्स वी आर गिवन टू द पीपल, राइट्स टू पीपल। इसमें कई तरह के राइट्स से आप लोग पढ़ चुके हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट। इस तरह के बहुत सारे राइट्स जो है नेचुरल राइट्स के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में लोगों को मिले। इसके साथ साथ द पीपल्स, द वोटिंग सिस्टम वी आर इंट्रोड्यूस, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, राइट। द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, spread not only in France but all over world। इक्वलिटी, राइट्स, फ्रीडम, ये सारे आइडियाज जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए। ये उसका सबसे बड़ा इफेक्ट था। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। इसके साथ साथ फ्रांस ने नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज but other countries of the world, in whole world, French Revolution is inspiring event that inspired the whole world। इस घटना ने वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों को, बहुत सारे कंट्रीज़ के लीडर्स को इंस्पायर्ड किया एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए, और उनके यहाँ का जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम रन कर रहा था उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई। द पीपल्स स्टार्टेड टू टॉक अबाउट देयर राइट्स। लोग अपने अधिकारों के बारे में बात करने लगे, डिस्कस करने लगे, और एक तरह से जो एब्सोल्यूट मोनार्च का सिस्टम रन कर रहा था वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ में, उसका अपोज किया जाना शुरू हो गया। देखिए, पीपल वांटेड ये चेंज इन गवर्नमेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्चीज, नाउ दे वर इंस्पायर्ड बाई चेंजेज इन फ्रांस। इसके साथ साथ जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इससे पहले क्या था कि जो कंट्री होती थी उसमें पीपल्स डिफरेंट ग्रुप के हैं तो आपस में डिवाइडेड होते थे, उनके अंदर कोई नेशनलिज्म की फीलिंग, एक कॉमन फीलिंग्स नहीं थी। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेशनलिज्म आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ प्राइड इन देयर ओन कंट्री वी आर बिल्ड बाई नेपोलियंस कॉन्क्वेस्ट। और उसके बाद फ्रांस में जब नेपोलियन की गवर्नमेंट आई तो नेपोलियंस ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, उसने एक तरह से लोगों को, जो डिफरेंट ग्रुप था, उसको यूनाइट किया। उसके द्वारा जो रिफॉर्म किए गए, आप लोग क्लास 10th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दीज रिफॉर्म्स आर नोन एज द सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804। दीज आर आल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। ये उसके रिफॉर्म की लिस्ट है जिसके द्वारा काफ़ी चेंजेस फ्रेंच कॉलोनीज में और फ्रेंच के एम्पायर में आया। और इस चेंजेस ने फ्रांस को एक नेशनलिस्ट फीलिंग, एक यूनाइट रूप में रिप्रेजेंट किया, और जिसकी वजह से ये नेशनलिस्ट की फीलिंग केवल फ्रांस तक ही नहीं बल्कि अलग यूरोपियन कंट्रीज में भी काफ़ी स्प्रेड हुई। तो ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट्स। पॉलिटिकल सिंबल, कभी कभी जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पूछे जा सकते हैं कि सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इन फ्रांस द रेड, ब्लू, व्हाइट, रेड, द ट्राई कलर फ्लैग इज द सिंबल ऑफ नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। द ट्राई कलर ऑफ फ्रांस नेशनल फ्लैग। विंग्ड वुमेन, वुमेन विथ विंग
दिस इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द नेशन, मीन्स नेशन को रिप्रेजेंट किया गया, कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया एक ह्यूमन बींग्स के रूप में, उसको पर्सनिफाइड किया। जैसे आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी इमेज देखी होंगी जिसमें भारत माता को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लेडी फिगर में। सेम हियर फीमेल फिगर में विंग वुमेन के रूप में नेशन को, फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया वहाँ के आर्टिस्ट के द्वारा। दिस इज द सिंबल ऑफ ला टेबलेट दैट रिप्रेजेंट्स मीन्स ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ ला। देश का हर सिटीजन्स कानून के लिए इक्वल है, ऑल द पीपल्स आर इक्वल। इसके साथ साथ एक और सिंबल है जिसमें दिखाया गया है बंडल ऑफ रॉड्स, आप बुक में देखेंगे बंडल ऑफ रॉड्स। ये शो करता है कि नाउ द पीपल्स आर यूनाइट, दे आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट बट नाउ दे आर यूनाइट, तो ये यूनिटी को शो करता है। दिस इज शोइंग द यूनिटी। तो दीज आर symbols, some symbols also given in your book, you have to write them and know the meaning of these symbols. एंड लास्ट टॉपिक जो आपका मैप वर्क का क्वेश्चंस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से आपके मैप वर्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। स्पेशली दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस, और यही आपका आज का असाइनमेंट भी है। मीन्स जो आपके मैप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, स्पेशली दीज आर द मेन क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन द एग्जाम। ये प्लेस वेयर फोर्ट्रेस प्रिजन वाज स्टॉर्म्ड बाय द पीपल इन 1789, वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे बस्टाइल फोर्ट डिस्ट्रॉय हुआ था। अगर आपको याद होगा 14 जुलाई 1789 को बस्टाइल फोर्ट को स्टॉर्म किया गया था और दैट प्लेस वाज इन पेरिस, राइट। ये पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड, अभी हमने इसी आज की वीडियो में बताया कि उसके दो पोर्ट ऐसे थे जो स्लेव ट्रेड से रिलेटेड थे। These are this reason, right? Third questions, the national anthem of France got its name from this place. जो फ्रांस का नेशनल एंथम था, वो जो नेशनल एंथम है वो इसी प्लेस से डिपेंड है और उसका नेम भी इसी से रिलेटेड है, राइट। अब इसके अलावा इसमें दो क्वेश्चंस और हैं। सेंटर ऑफ पीजेंट्स, पैनिक मूवमेंट, रीजन्स नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। इस मैप में आपको कुछ ऐसे प्लेसेस भी ढूंढने हैं, कुछ ऐसे रीजन्स थे जो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए थे, नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, और कुछ ऐसे थे जहाँ पे पैनिक मूवमेंट ज़्यादा था। इसके अलावा ये क्वेश्चंस और इंक्लूड कीजिए, द प्लेस वेयर हिटलर वाज नेपोलियन वाज डिफीटेड, नेपोलियन वाज डिफीटेड। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। फ्रॉम द बुक यू हैव टू फाइंड आउट एंड दिस इज योर मैप वर्क एंड दिस इज आवर टुडेज असाइनमेंट। ये मैप आपको एक ब्लैंक मैप ले करके और उस पर इन सारी चीज़ों को, प्लेसेस को लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। इफ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।